अब हम करेंगे यहाँ पे जो आपका फिफ्थ टॉपिक है अभाज्य संख्याएं एवं अभाज्य गुणनखंड जो है, ये फिफ्थ टॉपिक अब करेंगे हम। इसकी थ्योरी से लेकर इसके जो क्वेश्चन है सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बस इसको पढ़ते रहो आप। यहाँ पे कि अभाज्य जो रूट संख्या हैं वो होती क्या है, तो पहले इसकी जो इसकी परिभाषा है वो देख लेते हैं। वेदनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाती है। अर्थात वह धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या क्या होती है, कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा जूम कर लूँगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम देखते थे, यहाँ पे है सर्व संभव जो गुणनखंड है वो देखते हैं। संख्या एक की गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो के यहाँ पे एक दो हो सकते हैं, तीन के एक और तीन हो सकते हैं, चार के एक दो और चार हो सकता है, पाँच के एक और पाँच हो सकता है, और छः के यहाँ पे एक दो और तीन और छः हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, छः को दो गुणा तीन लिख सकते हैं, इसके अलावा तीन गुणा एक गुणा दो लिख सकते हैं। बात वही है, ऐसा है बात, सही है। तो जो एक संख्या है, जो एक है वो न तो भाज्य है न अभाज्य है। दो है वो एक अभाज्य संख्या है, तीन है एक अभाज्य संख्या है, चार एक भाज्य संख्या है, पाँच एक अभाज्य संख्या है, छः एक भाज्य संख्या है। समझ रहे हो, जो एक है एक वो ना तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, सम एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बारे में हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है कि एक जो संख्या है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। और जिसका एक ही गुणनखंड होता है वो यहाँ पे, इसका एक ही गुणनखंड है तो भाज्य तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो जैसे मान लो चार है, चार के यहाँ पे एक तो एक है गुणनखंड, एक दो है और एक चार है, इसके तीन गुणनखंड है। इसी वजह से ये क्या है कि एक भाज्य संख्या है। तीन है उसका स्वयं के अलावा सिर्फ एक है, तीन है स्वयं के अलावा एक भी यहाँ पे है इसका गुणनखंड, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो, इस वजह से अब एक के अलावा खुद एक के अलावा कुछ है ही नहीं, स्वयं का ही है, तो ना तो भाज्य है न भाज्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है, जो एकमात्र सम संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, दो है। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 है, क्योंकि दो अंक के बाद यहाँ पर 12 जाता है। दो अंकों की 10 है, लेकिन 10 तो क्या है, भाज्य है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, 97 है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, तीन अंकों की, तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। तीन अंकों की सबसे छोटी तो 101 है और सबसे बड़ी कौन सी है, 997 है। सही। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण देखो, 1 से 25 तक तो 9 है अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक यहाँ पर 15 अभाज्य संख्या है, 1 से 75 तक यहाँ पर 21 अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। यानी आप समझो कि 75 से लेके 100 तक सिर्फ 4 अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो, तभी तो जाके ये 1 से 75 तक तो 21 हो गई, 1 से 100 तक कितनी हो गई, 25 हो गई। ये है। यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आराम से, क्वेश्चन की तरफ से आराम से समझेंगे। 1 से 100 तक गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 12 या 25। इसका सही आंसर है 8 है। अब कैसे हैं, हम यहाँ पे इसकी व्याख्या में देखते हैं कि कैसे हैं वो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें दो का अंतर हो अभाज्य युग्म कहलाता है। 1 से 100 तक की गिनती में निम्न 8 युग्म हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 3 और 5 है, एक 5 और 7 है। जो युग्म मतलब कि जो साथ साथ में होते हैं, पास पास में दो का अंतर होता है, वो 11 और 13, 17 19, 29 31, 41 और 43, 59 61, 71 और 73। यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे 9 9 नहीं, 9 तो अलग हो गया, फिर आप बोलोगे कि 15 और 17 क्यों नहीं है, तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए नहीं है, ऐसा है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है,
इस नहीं को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो कि सहअभाज्य होंगे, लेकिन एक ऑप्शन सहअभाज्य नहीं होगा। अब सहअभाज्य होता क्या है? सहअभाज्य सह होता है कि 2 संख्याएं आपको दे देगा, एक दे दिया 1 और एक दे दिया मान लो आपको एक दे दिया 5। अब इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? इनको खोले में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 11 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 31 और 33 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 और 10 में यही तो है आंसर सही। क्योंकि 8 को जब हम लिखते हैं तो 2 × 4 लिखते हैं, 10 को लिखते हैं तो यहाँ पे 2 × 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है एक मतलब कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब इसकी हम व्याख्या की तरफ चले तो सहअभाज्य में है कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है? वह संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्त्य 1 हो एवं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। महत्तम समापवर्त्य 1 हो अर्थात ए और बी सहअभाज्य है तो एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम ए भी होगा, समझ रहे हो? दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम यहाँ पे 1 होता है और एलसीएम उन दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। नोट को देख लो एक बार, कोई भी दो क्रमागत जो संख्या है सदैव सहअभाज्य होती है, अतः क्रमागत संख्याओं का महत्तम 1 होगा और जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9 और 10, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा एलसीएम इन दोनों का गुणनफल होगा और जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, हमेशा से 1 होगा। यहाँ पे है कि भाज्य संयुक्त यौगिक संख्याएं, ये क्या है? तो वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है, समझ रहे हो? अथवा वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं एवं 1 के अलावा अन्य संख्या का भी पूरा भाग जाता है वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, इनमें खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी जाता है। जैसे 12 को देखें हम तो 12 में किन किन का जाता है? इसमें स्वयं 12 का चला जाता है, 6 का चला जाता है, 4 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 1 का चला जाता है। इतनी संख्याओं का इनमें कैसे चला जाता है? भाग चला जाता है। इस वजह से ये भाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 8 है। अब बोलोगे कि यार 2 क्यों नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि 2 में खुद के अलावा 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 4 में 4 के अंदर किस किस का जाता है? 2 का जाता है, 1 का जाता है और 4 का जाता है, समझ रहे हो? इसलिए भाज्य संख्या है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं का वर्गीकरण, 1 से 25 तक 15 भाज्य संख्या है। कितनी? 15। 1 से 50 तक कितनी है? 34 है। 1 से 75 तक 53 भाज्य संख्या है और 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या है, समझ रहे हो? बहुत अच्छी खासी संख्या है। 74 भाज्य संख्या है, फिर क्या 25 अभाज्य संख्या है और जो 1 है कुछ भी नहीं है, वो न तो भाज्य है न अभाज्य है। नेक्स्ट हम चले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की तरफ चले तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 720 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? देखो 720 को हमें तोड़ना पड़ेगा पहले तो इसको ऊपर लेते हैं। तो 720 को हमने तोड़ा तो पहले 2 का भाग दिया तो 360 आ गया, फिर 2 का दिया फिर 180 आ गया, फिर 2 का दिया 90 आया, फिर 3 का 45 आया, फिर 45 को काटा हमने तो यहाँ पे आया कितना? 15 आया, फिर 3 का भाग दिया तो 5 आया और इसमें 5 का भाग दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 आ गया है तब तक हमें काटना है, तब तक 1 ना आ जाए। अब इसमें 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो 2 हैं, तो इनमें देखें 4 किस में है? इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हैं, इसमें नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता भी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं 3 2 बार हैं, 1 2 बार 3 है, तो इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। 720 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे, ठीक है। यहाँ पे 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अभाज्य जो संख्या है वो निकालनी है। 540 के आपको इसकी जो अभाज्य संख्या है वो निकालनी है, तो 2 का भाग देंगे। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कर, जो इसमें एक्सप्लेनेशन है व्याख्या है वहीं से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है कि संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में
घात के रूप में लिखना है पहले तो। उसके उपरांत सभी घातों को जोड़ देते हैं, सभी घातों को जोड़ देते हैं। तो 540 को हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब इसकी घातें देखो, यहाँ पे 2 घात है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। तो इन जो घात हैं घातों को योग कर देंगे तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी घातों को जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ 36 के विभिन्न अभाज्य संख्याओं 36 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्या 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले तो क्या करो, इसको भाज्य गुणनखंड जो इसके भाज्य गुणनखंड बनेंगे उसमें तोड़ लो। फिर यहाँ पे घात भी आ गई। अब विभिन्न अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 2। 2 इसकी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। एक तो 2 है, एक 3 है, तो इसकी 2 ही संख्याएँ हैं। अगर मान लो इसमें जैसे मान लो 45 को ले लेते हैं हम, 45 को लेते हैं, 45 को नहीं 90 को लेते हैं। 90 को लिया हमने, 90 को लेते हैं। एक बार रुकना, आपको अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 90 को, तो 90 को हम तोड़ेंगे तो पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 45 आ गया। फिर यहाँ पे हम 3 को लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजो 15। फिर हमने यहाँ पे ले लिया 5 को, या 3 को ले लिया फिर, तो 5 आ गया। 3 को लिया है मैं, फिर हमने 5 को लिया, तो यहाँ पे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 आ गया। तो अब यहाँ पे अभाज्य जो भाजकों की संख्या वो कितनी है, 3 है, क्योंकि एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब गुणनखंड की बात आती है अब कि गुणनखंड कैसे निकालें। किसी भी संख्या के गुणनखंड सर्वसंभव गुणनखंड है वे सभी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। समझ रहे हो। तो अब इसके गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे ऊपर चलते हैं तो 12 के गुणनखंड निकालने में। तो 12 के गुणनखंड कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। यानी 12 के इतने गुणनखंड जो उसको विभाजित कर दे वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं। किसी भी संख्या के सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है, तथा सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या स्वयं होती है। स्वयं संख्या ही उसका सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। अब संपूर्ण संख्याएं क्या होती है। संपूर्ण संख्याएं जो परफेक्ट नंबर है वो क्या होती है, वह संख्या जिसके सर्वसंभव गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 है और 6 का दुगुना क्या है, 12 है। 6 का दुगुना क्या होता है, 12 है। तो 6 के जो गुणनखंड है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इनका योग उसके दुगुना हो जाता है। खुद स्वयं का जो सर्वसंभव जो गुणनखंड है उनका योग संख्या का दुगुना हो जाता है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटे की गिनती में केवल 2 संपूर्ण संख्या है, एक तो 6 है, एक 28 है, विद्यमान है। एक तो 6 और एक 28, मतलब कि 1 से लेके 100 तक सिर्फ 2 संख्याएं ही क्या है, एक तरह से संपूर्ण संख्या है। तो 6 है और एक 28 है। और ऐसे ही अगर आपको nवीं संपूर्ण संख्या निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले जो है, फॉर्मूला है 2n-1, सही है, 2n-1, फिर 2n-1, समझ रहे हो। यहाँ पे 2n के अंदर से निकाला है इसको तो, और यहाँ पे 2n माइनस किया है, जहाँ n यहाँ पे ये संख्या हो सकती है, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, ऐसे कुछ प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या कौन सी है, यहाँ पे दूसरी संख्या 6 है और तीसरी संख्या यहाँ पे 28 होने वाली है। तो हमें पता है कि तीसरी जो संख्या है, तीसरी जो संख्या वो 28 है। अब वो बोलोगे कि तीसरी संख्या ये क्यों है, तो आपको बताऊँ जो 1 है वो भी यहाँ पे संपूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे जो 28 है, 28 एक पूर्ण संख्या कौन सी है, तीसरी है। तो हम इस फॉर्मूले में मान रख के देखते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, सही है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और यहाँ पे करें तो 8 है, नहीं यहाँ पे 7 आ गया। तो 7 गुणा 4, 7 चौक 28, सही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है बिल्कुल राइट निकल गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संपूर्ण संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो देखो, ये संपूर्ण संख्या है, ये भी संपूर्ण संख्या है, ये भी संपूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे ये संपूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सिर्फ एक दो ही संख्या है संपूर्ण संख्या, 6 है, एक 28 है। तो 96 कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार आपकी सारी ये थ्योरी जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ अभ्यास क्वेश्चन कराते हैं हमें। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी है। 1 से लेकर 30 में देखो, एक तो है नहीं, तो एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक यहाँ पे आपकी 11 है, 11 के बाद 13 है, 17 है, 19 है। 19 के बाद हम देखें तो यहाँ पे 19 के बाद 20, 21 भी नहीं है,
23 है, 27 भी नहीं है, यहाँ पे आपका 29 है। तो 1 से लेकर 30 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसमें 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है 10 अभाज्य संख्या है। कितनी? 10 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर ज्ञात करना है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 97 है। और दो अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, 11 है। तो इसका अंतर तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ 86 इसका राइट आंसर आने वाला है। यहाँ पे भी 6 बिल्कुल सही आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। एक संयुक्त संख्या है, नहीं है। दो अभाज्य संख्या नहीं है। देखो इनमें से कौन सा कथन सही है ना, तो एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे कि एक संयुक्त संख्या है, ये भी गलत हो गया। एक दो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि दो तो अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन आता कि एक भाज्य संख्या नहीं है, तो वो भी सही होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि एक भाज्य संख्या नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो 420 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालो, सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे 2 1 0 आ गया। फिर इसको फिर 2 से करेंगे, तो 2 1 2 105 आ गया। फिर इसको हमें 3 से करना है। तो इसमें इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे 2 ओनली सिर्फ 2 बार आएगा। तो इसमें 2, ये सी तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 एक बार ही है। इन सब में 2 2 बार आ रहा है। अब 3 से करेंगे, तो 3 3 9 3 5 15, सही है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखते हैं कि 3 आएगा एक बार, तो इसमें 3 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 3 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 भी थे, 2 2 बार थे, 3 एक बार था। इनमें 3 था ही नहीं, ए और बी में, इसलिए वो गलत हो गई। नेक्स्ट है कि संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो अभाज्य गुणनखंड इसके निकाल लेते हैं हम 720 के। तो 720 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 720 को ऐसे लिखना है पहले। फिर इसमें 2 का भाग देना है, 2 का दिया तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 360। फिर 2 का दिया, 2 1 2, 2 अंटे 16 80। फिर 2 का दिया तो 90, फिर 2 का दिया तो 45। तो यहाँ तक लगभग 4, यहाँ पे 4 बार 2 आए हैं। तो देख लो 4 बार किस में आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 बार आए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। देखो आपको ये जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये शॉर्ट ट्रिक, ये ऑप्शन टेस्ट से देखना, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए, सही है। संख्या 840 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 840 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। 840 को ऐसे करते हैं, और इसमें सबसे पहले 2 से देते हैं, तो 4 2 420 आ गया। फिर 2 से देंगे, तो 2 1 0 आ गया। फिर 2 से देंगे, 2 1 5 आ गया। तो यहाँ पर कितने 3 हैं, 2 हैं, 2 यहाँ पे 3 है। तो जिसमें देखते हैं 3 बार कितने किसमें है, इसमें भी नहीं है। 3 बार इसमें है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होती है, प्रत्येक जो विषम अभाज्य संख्या है किसके रूप में होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके रूप में रहती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या किसके रूप में रहती है, 4n-1 और 4n-3 के रूप में रहती है। यहाँ पे n का मान 1 रखते हैं, n का मान हम 1 रखते हैं, तो 4 1 -1 तो यहाँ पे 4 -1, यानी 1 तो 3 अभाज्य संख्या है, और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, और एक 4n-3, यानी 4 1 -3, यानी 4 -3, यानी जो 1 है वो भी तो एक अभाज्य संख्या के रूप में है, समझ रहे हो ना। तो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 1 तो 3 आएगा, ये तो इसमें के लिए लेनी है, इसके लिए नहीं है। अब है ये 2 के लिए है, यहाँ पे 4 का मान 2 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, ये भी अभाज्य संख्या है, समझ रहे हो, इसके लिए है। तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। हम चले नेक्स्ट की तरफ। कोई क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं कराता हूँ आगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सारे के सारे क्वेश्चन ये सारे के सारे करवा दिए थे मैंने। कौन सा कथन सत्य है, ये भी हो जाएगा आराम से। इसके अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे 4 6 8 0 लगा के
ऐसे दो निकाल के निकाल लेना, आराम से हो जाएगा। इसके भी हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके अभाज्य गुणन निकाल लेना है और जितनी अभाज्य गुणनखंड आए उनके घातों को जोड़ देना है, बस कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें 3, 5, 7 सब अलग अलग है, तो इनकी जो घातें हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 5 + 2 + 3 + 6 कितनी आए, 5 से 6 7, 7 से 8 9 10 16, 16 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहता है। इसमें देखिए, तो इसमें क्या कि भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो इन सभी की घात जोड़ लेते हैं। घात कितनी है, 5 + 8 कितने हो गए, 8 से 9 10 13, 13 13 26, 26 यहाँ पे 7 26 और 7 हम जोड़ेंगे तो 33 आएगा। सॉरी, एक बार दोबारा देख लेता हूँ क्या दिक्कत क्या बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। हाँ, तो यहाँ पे इनको पहले तोड़ना पड़ेगा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 2 × 2⁵ देखो सबसे छोटी संख्या आएंगी ना, उसमें तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3⁵ सही। 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3⁵13 और 10 को तोड़ेंगे 2 × 5⁵7। समझ गए। तो यहाँ पे 2 की 5 है, 2 की फिर 5 है, 2 की कितनी है 10 है। यहाँ पे भी 16 हो गई, 2 की 8 और 3 की 8। यहाँ पे हो गई कितनी हो गई, 3 की 13 और 3 की 13 यानी 26 हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे 7 14 और यहाँ पे होगी। इन सबको जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न अभाज्य जो 1260 है कि विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो इसमें देख लेते हैं। 1260 के एक बार अभाज्य गुणन करते हैं, 2 से करें तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 0। फिर इसको करेंगे 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 सही। फिर इसको हम करेंगे अब 5 से 6 7 8 9, 3 से एक बार हो जाएगा, 3 × 1 = 3 0, 3 × 5 = 15। फिर एक बार 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 सही। यहाँ पे 5 7 35 और यहाँ पे 7 × 1 = 7। तो अब भाज्य इनकी जो भाजक है वो कौन कितनी संख्या है, एक तो है 2 है, तो एक तो ये हो गया, एक 3 है तो 2 हो गए, एक ये और एक ये, मतलब टोटल इसकी 4 भाजक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि 4 भाजक संख्या है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चले आप 17,27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे भी मैंने निकाला है वैसे देख लेना है, आराम से निकल जाएंगी। यहाँ पे 120 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लीजिए। देखो गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 120 का पहले तो हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 126 है, 126 उसके गुणनखंड निकालने हैं हमें। तो 120 के गुणनखंड निकालने के लिए 126 को पहले 120 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसके गुणनखंड निकालेंगे 2 6 3, फिर 3 का करेंगे 3 1 3 दूनी 2 1, फिर इसको 3 करेंगे 7, फिर यहाँ पे 7 का करेंगे 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस हिसाब से है, तो यहाँ पे देखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 है। तो इसमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। धनात्मक गुणनखंड संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो बहुत इसका लंबा मेथड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 गुणा 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर इसको करना है 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, इसके गुणा करके जाना है 2 प्लस 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस 2। ऐसे इस सभी को गुणा करके फिर लास्ट में आपको गुणा कर देना है। इस प्रकार आपका जो धनात्मक गुणनखंडों की जो संख्या है वो आपकी आ जाएगी लास्ट के अंदर। ठीक है, फिर मैं कराई देता हूँ आपको, इसका कंप्लीट करवा देता हूँ, नहीं तो फिर आपका कंफ्यूजन रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया सही, इसको जोड़ लेंगे। 3 की पावर 0 यानी 3 की पावर 0 मतलब कि 1 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस 3 की पावर 2 यानी 9। यहाँ पे 7 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 7 की पावर 1 मतलब 7। अब इन सभी को गुणा कर लेते हैं आगे। तो 3 गुणा यहाँ पे 3 1 4 13 गुणा 8। अब इनको गुणा करेंगे तो 8 8 24 गुणा 13 सही है। अब ज़्यादा पूरा मल्टीप्लिकेशन ना करने की बजाय मैं ऐसा करूँगा कि इन दोनों को गुणा करूँगा। तो 4 3 12 यानी जो भी संख्या होगी उसकी क्या होगी, इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक यहाँ पे 2 होगा। तो या तो इसका ऑप्शन ये आएगा, ये आएगा, 162 132 आएगा। तो इसको कर ही लेते हैं हम।
इतनी दूर आ गए तो हम कर ही लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे करेंगे तो 24 और 13, 4 3 12, 1 3 दूनी 6 1 7, 4 और 2 2 7 से 8 9 10 11 1 1। यहाँ पे इसका 312 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे यही है, धनात्मक संख्या घात करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो इनके, फिर 2 की पावर 0 से लेके जितनी अभाज्य गुणनखंड है वहाँ तक चलना है हमें, वो सारों को जोड़ के फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये भी हो चुका है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम यही पैटर्न है, अभी मैंने बताया था सेम पैटर्न यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे इसको जो बता रखा है फिर आर की पी क्यू आर बोला है कि पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो इनको हाँ तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। पी का मान तो यहाँ पे 2 रहने वाला है, क्यू का मान यहाँ पे कुछ भी रहने वाला, 3 रहे या 7 रहे, कुछ भी रहे वो रहेगा। फिर इसको जो मान आएंगे पी क्यू आर के वो यहाँ पे आपको लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो जाएगा। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे जो आपसे नहीं होंगे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। बाकी ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।